हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, ये है HPSC PGT हिंदी के लिए सब्जेक्टिव पेपर जो आपका हो उसके लिए क्लास है। बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। कोई ना कोई प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको ये भी फ़ायदा होगा कि ये किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से आपको उत्तर देने हैं। संपूर्ण जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी। निरंतर निःशुल्क क्लास मिलेगी। PDF भी आपको मिलेगी। टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाए, वहाँ मैं ये PDF सेंड कर दूंगी। बिल्कुल निःशुल्क है। संपूर्ण जानकारी आपको निःशुल्क मिल रही है। व्हाट्सएप लिंक भी डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। बिल्कुल निःशुल्क है संपूर्ण जानकारी। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अच्छी प्रकार से निरंतर क्लास चाहते हैं तो पहला ही प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू की 4 विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो ये सिल्वर वेडिंग पार्ट है। और देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको जानकारी होती जाएगी। तो मैं ज़्यादा, वैसे तो ये विस्तार से आपको लिखना ही है, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्टिव पेपर में विस्तार से लिखना होता है। लेकिन ये मैं आपको वही जानकारी दूंगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यशोधर बाबू की 4 विशेषताएं लिखनी है। तो देखें, भले ही यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र हैं, परंतु वे एक परंपरावादी व्यक्ति होने के कारण आधुनिक परिवेश में मिसफिट दिखाई देते हैं। वे किष्किंधा के आदर्श व्यक्ति से कुछ प्रभावित है, पुराने संस्कारों को छोड़ नहीं पाते और नए परिवेश में ग्रहण करने की आलोचना करते हैं। कहने का अभिप्राय है, आप कुछ समझ भी गए होंगे, सिल्वर वेडिंग पार्ट का जो नायक है, यानी जो एक तरह से देखा जाए जैसे फिल्मों में एक्टर होता है वैसे कहानियों में नायक है, वो यशोधर बाबू है, जो पुराने विचारधारा को मानने वाले हैं और नई जनरेशन जो नई पीढ़ी है उसमें अपने आप को सामंजस्य नहीं कर बैठा पाते हैं। और क्या है, किष्किंधा के विचारों से प्रभावित है। जैसे जैसे कहानी आगे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा किष्किंधा कौन व्यक्ति है। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ यानी अपने कर्तव्य को अपनी पूरी लगन और निष्ठा से करने वाले हैं। यशोधर बाबू एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति, वे प्रतिदिन समय पर कार्यालय जाते हैं, मेहनत से काम करते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा देते हैं और प्रतिदिन मतलब कि प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करके ही लौटते हैं। ठीक है भाई, समय पर अपने कार्यालय जाते हैं, पूरा काम निपटाते हैं और जो अधीनस्थ यानी उसके नीचे जो काम करने वाले हैं उनके प्रतिदिन का काम प्रतिदिन खत्म करने की प्रेरणा देते हैं। आगे देखें, एक संस्कारवान व्यक्ति, किष्किंधा से प्रभावित होने के कारण यशोधर बाबू प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रवचन सुनते हैं और सुबह शाम घर की पूजा करते हैं। यहाँ नहीं, वे अपने घर जन्मोजन्म रामलीला शिक्षा का जन्मोजन्म और राम लीला शिक्षा का भी समाज सेवा के साथ यही नहीं, वे ये भी चाहते हैं कि सगे संबंधी सुख दुख में सहायता करनी चाहिए। वे सरल वेशभूषा पहनते हैं और समय पर घूमने जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो देखें, संस्कार उनके क्या क्या संस्कार है भाई। वो प्रतिदिन क्या है, मंदिर जाते हैं। ठीक है, मंदिर जाकर पूजा पाठ करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, घर में भी पूजा पाठ करते हैं, प्रवचन सुनते हैं। और जनेऊ होता है कि जनेऊ का मतलब कि ये एक डोरी सी होती है जो कंधे से लेकर दूसरे यानी कंधे से नीचे पेट तक लटकती हुई वो धारण करते हैं। समाज सेवा करते हैं, सगे संबंधियों के दुख सुख में सहायता करते हैं। सरल वेशभूषा यानी साधारण प्रकार के कपड़े पहनते हैं और समय पर कार्यालय जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो ये उनकी संस्कार है। सफल गृहस्थी, उनको हम एक सफल गृहस्थी कह सकते हैं। वे प्रतिदिन घर का राशन साग सब्जी खरीद कर ही अपने बच्चों का मन देकर साइकिल छोड़कर चले जाते हैं। मतलब कि वो प्रतिदिन अपनी साग सब्जी खुद लाते हैं। ठीक है, बच्चों का मन देकर साइकिल छोड़कर पैदल चले जाते हैं। नहीं, बच्चे कहते हैं कि पापा आप साइकिल पर क्यों जाते हो, स्कूटर क्यों नहीं ले जाते, तो वो अपना साइकिल को भी छोड़कर पैदल चले जाते हैं। अनाथ होते हुए भी संयुक्त परिवार की परंपरा को निभाया है।
अब क्या है, वो अनाथ होते हुए, अनाथ मतलब उसके माता पिता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने संयुक्त परिवार में अपना जीवन बिताया। संयुक्त परिवार मतलब उसके भाई है, बहन है, ये जो भी आप उनकी भाभी हैं, उनके साथ उन्होंने अपना जीवन संयुक्त रूप में बिताया है। आधुनिकता के आलोचक यशोधर बाबू आधुनिकता के नाम पर मनमानी करना, कम कपड़े पहनना, नए उपकरणों का प्रयोग करना, ये सब पसंद नहीं करते। भाई यशोधर बाबू है वो आधुनिकता के नाम पर मनमानी, यानी कि मॉडर्न के नाम पर मनमानी करना, मतलब अपनी गलत बातों को भी मानना उसे अच्छा नहीं लगता। कम कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। नए नए उपकरण जैसे घर में फ्रिज है, गैस लाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विवाह की रजत जयंती मनाने को एक अनावश्यक खर्च मानते हैं। भाई जो जो अपनी सालगिरह बोला जाता है, जिसे सिल्वर वेडिंग कहते हैं, उसे वो अनावश्यक खर्च मानते हैं, भाई पैसे की बर्बादी है। इसी प्रकार से वे अपनी बेटी और पत्नी द्वारा आधुनिक कपड़े अपनाने का विरोध करते हैं। मुख्यतः किस्मदा अत्यधिक प्रभावित होने के बाद भी नवीन मूल्य आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। फिर भी यशोधर बाबू पिता के कर्तव्य अच्छी तरह निभाया है। कहने का ये अभिप्राय, जब उनकी बेटी आधुनिक जैसे जीन्स पहनती है, छोटे कपड़े पहनती है, तो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता के कर्तव्य को अच्छी प्रकार से निभाया। मतलब उनकी समय पर बच्चों की स्कूल की फीस देना, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, उनको हर प्रकार की सुविधा उन्होंने अच्छी प्रकार से अपने माँ बाप होने का कर्तव्य निभाया है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, मानवीय मूल्य, समाज संस्कृति यथा समय जोड़ने का प्रयास किया, नए जमाने से अत्यधिक प्रभावित हुए। तो भाई बच्चों को उन्होंने संस्कार देने की कोशिश की है, और क्या मानवीय मूल्यों को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, किसी के दुख सुख में काम आने चाहिए। लेकिन क्या है, उनके बच्चे क्या है, नए जमाने से प्रभावित है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो यशोधर बाबू की यहाँ 4 विशेषताएं लिखने के लिए बोला है। ठीक है, तो यशोधर बाबू की पहली जो है कर्तव्यनिष्ठ है, दूसरी है संस्कारवान है व्यक्ति है। तो कर्तव्यनिष्ठ में क्या है, भाई ये आ जाएगा, भाई अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, ड्यूटी पर समय पर जाते हैं, प्रतिदिन का काम प्रतिदिन निपटा देते हैं, और जो अधीनस्थ कर्मचारी उन्हें अपना काम समय पर ईमानदारी से करने की प्रेरणा देते हैं। अब संस्कारवान में क्या आएगा, भाई देखो वो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर प्रवचन सुनते हैं, घर में भी पूजा पाठ करते हैं, और जो सगे संबंधी उनके सुख दुख में सहायता देने के एक सुख दुख में सहायता करते हैं, और सरल प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं, और समय पर अपने घूमने जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, सफल गृहस्थी, भाई जो भी अपना साग सब्जी जो भी उनका प्रतिदिन का राशन है वो अपने पैदल ही, वही अब जब बच्चे बोलते हैं कि पापा आप साइकिल पे क्यों जा रहे हो, तो पैदल ही चले जाते हैं। संयुक्त परिवार को उन्होंने हमेशा से निभाया, भले वो अनाथ हो, यानी अपने भाई बहनों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है। फिर आधुनिकता के आलोचक, ये महत्वपूर्ण है। आधुनिकता पर ये पूरा लेसन, पूरा पाठ आधुनिकता पर के आलोचक में है पूरा, और ये इसकी समस्या ये है पहले पार्ट, इस पाठ की। तो जब वो विवाह की रजत जयंती मनाई जाती है तो उसे अनावश्यक खर्च मानते हैं, और कम कपड़े पहना, ये कि आधुनिकता के नाम पर मनमानी करना है। कम कपड़े में पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी पत्नी कम कपड़े पहनती है, उनकी बेटी, तो उसका विरोध करते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही उन्होंने मानवीय मूल्य अपनाने की वे प्रेरणा देते हैं कि एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए, और ये आधुनिकता के नाम पर मनमानी है। जो जो उपकरण होते हैं जैसे गैस है, फ्रिज है, इनका वो विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी विशेषताएं हैं। ये उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। दूसरा पाठ देखें, मैंने माफ़ कीजिए, दूसरा प्रश्न देखें आप। अब हमने यशोधर बाबू का व्यक्तित्व पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं किशनदा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो अब किशनदा देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था किशनदा के विचारों से प्रभावित थे, आपने भी पढ़ा होगा। अब देखेंगे भी किशनदा कौन है और किस तरह पाठ में आया है। इस प्रकार किशनदा के चरित्र का वर्णन पृष्ठभूमि के रूप में किया गया है। इस कहानी के प्रत्येक संदर्भ में वे हस्तक्षेप करते हुए दिखाई देते, भले उनकी मृत्यु हो चुकी है, परंतु वे मानस पुत्र यशोधर बाबू के रूप में अब भी जिंदा है। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व पर उनका गहरा प्रभाव है, हर समय उनकी विशेषताएं याद करते हैं। देखो भाई, यहाँ इस पाठ में विशेष कर ध्यान दें कि इस पाठ में यशोधर बाबू की माफ़ कीजिए, किशनदा की मृत्यु हो चुकी है। इस पाठ में किशनदा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी यशोधर बाबू उनके विचारों से प्रभावित है, और वो उनके बात बात पर उनके जो विचार है, उनकी जो आदर्श हैं, उन्हें अपनाने के लिए बोलते हैं कि वो इस प्रकार के थे। बार बार उनकी विशेषताएं गिनाते हैं। देखिए फिर जो किशनदा की क्या विशेषताएं हैं। किशनदा एक सरल हृदय व्यक्ति है, बिल्कुल सरल हृदय व्यक्ति है, जो कुमाऊं क्षेत्र दिल्ली आकर सरकारी नौकरी करते हैं। हाँ, वो कुमाऊं क्षेत्र
यानी पहाड़ी क्षेत्र की, कुमाऊं क्षेत्र, लेकिन वो दिल्ली आकर सरकारी नौकरी करते हैं। उन्होंने कई पहाड़ी युवकों को अपने यहाँ शरण देकर नौकरी प्राप्त करने में सहायता की। अब जो पहाड़ी एरिया के उसके दोस्त है, जो सगे संबंधी है, उनको यहाँ नौकरी दिलाने की उन्होंने कोशिश की है और अपने यहाँ उन्होंने रखा है। ठीक है, यशोधर बाबू को उन्होंने न केवल नौकरी दिलवाने में सहायता की, बल्कि अनेक बार उन्हें जेब से पैसे भी दिए हैं, यानी खर्चित किए हैं उनके लिए अपनी जेब से। किशनदा एक संस्कार तथा ग्रामीण संस्कृति से जुड़े व्यक्ति हैं। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व का निर्माण करने उनकी अत्यधिक सहयोग किया उन्होंने ही यशोधर बाबू को सुबह से सैर पर जाना, सवेरे शाम पूजा पाठ करना, रामलीला वालों को एक कमरे की सुविधा देना था पहाड़ी क्षेत्रों की परंपराओं को का निर्वाह करने की आदत डाली थी। यही कारण है कि यशोधर बाबू किशनदा की मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा बताए गए संस्कारों का पालन करते हैं। तो समझ गए होंगे भाई किशनदा कौन है। किशनदा एक कुमाऊं क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है, यानी कुमाऊं क्षेत्र में उसका जन्म हुआ है, लेकिन वो ये दिल्ली आकर सरकारी नौकरी करते हैं। और जो पहाड़ी क्षेत्र से, यानी कुमाऊं क्षेत्र के आसपास से जितने भी जो नवयुवक आते हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए, उनकी उन्होंने बहुत सहायता की है, उनके रहने का प्रबंध किया है। यशोधर बाबू की भी उन्हें नौकरी लगवाई थी यशोधर बाबू की, और अपनी जेब से उनके लिए कई बार पैसे भी खर्च किए। और किशनदा ने उनके जो उनका व्यक्तित्व उनमें अपने व्यक्तित्व में ढालने में यशोधर बाबू की बहुत सहायता की है। अब उन्होंने क्या क्या आदत डाली देखिए, जैसे सुबह सैर पर जाना किशनदा ने सिखाया है यशोधर बाबू को। अब सवेरे शाम पूजा पाठ करना, रामलीला की सुविधा के लिए एक कमरा देना, यानी इस प्रकार की उन्होंने यशोधर बाबू की सहायता की है। ठीक है, अब यशोधर बाबू क्या है, उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचारों से प्रभावित है। तो ये किशनदा का व्यक्तित्व है, इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ें, आ सकता है। यशोधर बाबू का तो पूरे आने की संभावना है, वैसे कुछ नहीं पता आ क्या सकता है, लेकिन ये है अनुमान है कि यशोधर बाबू को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस कहानी का नायक है, और ज़्यादातर प्रश्न जो बनते हैं, जिनके बनने की संभावना है, वो नायक से ही बनते हैं। दूसरी बात है, अगर आप ये प्राप्त करना चाहते हो PDF, तो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो, और ये निःशुल्क मिलेगी आपको। टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यानी वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसको ये PDF चाहिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर देना, शेयर अवश्य कर दिया करो, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यशोधर बाबू की पत्नी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यशोधर बाबू की पत्नी मुख्यतः पुराने संस्कारों वाली होते हुए किन कारणों से आधुनिक बन गई। अब क्या है कि यशोधर बाबू पुराने विचारों की है। अब पुराने विचारों की उनकी पत्नी भी थी, लेकिन वो क्या है, अब क्या है कि यानी समय के अंतिम दिनों में आधुनिक कैसे बन गई, इसका आपको कारण बताना है। इसने पाठ पढ़ा है वो अच्छी प्रकार से बता देगा, लेकिन जिसने नहीं भी पढ़ा वो भी बता देगा, क्योंकि हम अब याद कर लेंगे। देखें, यशोधर बाबू की यशोधर बाबू की पत्नी एक सामान्य भारतीय नारी है, वह एक साधारण सी भारतीय नारी है यशोधर बाबू की पत्नी। वह पहले पुराने संस्कारों को मानती थी, परंतु बदलते वक्त के साथ साथ अपने आप को बदल लिया। इसका कारण यह है कि वो समय की गति को अच्छी प्रकार से जानती है। भाई क्या है, यशोधर जो बाबू की पत्नी है वो एक सामान्य भारतीय नारी है। अब भारतीय नारी बताने की एक्सप्लेन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, मतलब अपने बच्चों को संभालना, अपने परिवार की देखरेख करना, समय पर खाना बनाना, अपने पति की सेवा करना, तो और अपने सास ससुर की, ये भारतीय नारी के गुण आप सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बता दिया ताकि आपको याद आ जाए। अब वो पुराने संस्कारों को मानती थी, लेकिन बदलते, यानी जैसे जैसे समय बदला, भी बच्चे चाहते हैं कि हमारे माँ बाप भी हमारे नियमों के अनुसार ढल जाए, तो वो ढलने की कोशिश करे, वो ढल भी रही है। और यही कारण है कि वो समझते हैं कि भाई आजकल के जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे तौर तरीके अपनाएं, इसलिए वो बदल गई है। अब देखिए, उसका विवाह एक अनचाहे संयुक्त परिवार में हुआ था, मतलब कि वो अंदर से वो घुटन महसूस करती है। वो चाहती थी कि वो संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती थोपा गया था अनचाहे रूप से संयुक्त परिवार में, यानी बड़े परिवार में रहने के लिए। घर के बड़ों की शर्म के कारण ने तो मनसा ओढ़ पहन सकी, न ही खास की स्वच्छंद होकर अपने जीवन को जीना चाहती थी, परंतु संयुक्त परिवार में होने के कारण ऐसा नहीं कर पाई। इसलिए अपने पति को कहती है, यानी कहने का अभिप्राय है कि जब वो संयुक्त परिवार में रह रही थी
तो उसे सबकी आज्ञा माननी पड़ रही थी। न तो वो मनचाहे पहन सकती थी और न ही मनचाहे खा सकती थी, यानी बंदरों में जकड़ी हुई थी। वो स्वतंत्र रूप से जीना चाहती थी लेकिन वो जी नहीं पा रही थी। अब क्या है देखे आगे, वो एक जगह अपने पति से क्या कहती, किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, अब तुम्हें क्या सुर लगा के उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे। ये आधुनिक रंग ढंग से जीना चाहती थी। मतलब वो किशनदा बार बार में, उनके पति किशनदा के विचारों से प्रभावित होते हैं, बार बार में किशनदा का घर में जिक्र करते हैं कि ऐसे संस्कार है वो। तो वो कहते हैं कि वो तो जन्म से ही बूढ़े थे, अब तो उनके सुर में से सुर मिलाकर, यानी तो आप भी बुढ़ापे के सुर ओढ़ने लगे। उसे अच्छा नहीं लगता कि उनके पति किशनदा के विचारों से प्रभावित हो। वो आधुनिक रंग ढंग से, यानी जो अभी का समय जो बीत रहा है मॉडर्न तरीके से वो जीना चाहती थी। इसलिए अधेड़ अवस्था में आते उसने ओठों पर लाली तथा बालों में एक हिजाब लगाना आरंभ कर दिया था। भाई मतलब कि वो अधेड़ यानी बूढ़ी हो चुकी थी, बूढ़ा मतलब उसकी जवानी बीत चुकी थी, लेकिन फिर भी वो ओठों पर लाली लगे लिखे, लिपस्टिक लिखे, वो आपकी मर्जी है, और हिजाब लगाना उसने शुरू कर दिया था। उसने अपनी बेटी पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई थी, जींस टॉप पहनने की खुली छूट दी थी। मतलब कि वो उसकी बेटी जींस टॉप पहनती थी, वो खुली छूट दे रखी थी, वो नहीं उसका विरोध करती थी। लेकिन किशनदा ये सूत्र बाबू उसके पिता उसका विरोध करते थे। यही नहीं, एक ऐसी नारी जो आधुनिक सुविधाओं की दीवानी है। भाई वो वो मतलब उसने जवानी के दिनों में तो छूट मिले नहीं, अब वो बुढ़ापे में क्या है, यानी जब उसकी जवानी ढल रही है तब वो ये आधुनिक रूप से जीना चाहती है। वह अपने पति के प्रति मन में कोई सहानुभूति नहीं है। वो मानना है कि उसका पति पहले से बूढ़ा होगा, इसलिए पूर्णतः आधुनिकीकरण में बच्चों के साथ देने में लगी है। भाई उसने ये स्वीकार कर लिया, कोई सहानुभूति नहीं है उसे अपने पति के लिए, और जो उसको मानती भी नहीं है। उसने अपने जीवन को बच्चों के रंग रंग में ढाल लिया था। ठीक है, तो यहाँ आपने तीसरा जीवन परिचय चारित्रिक विशेषताएं पढ़ी, चाहे उनका जीवन परिचय लगे, लेकिन चारित्रिक विशेषताएं ही ठीक रहेगा, क्योंकि जीवन परिचय में तो हम लेखक का जैसे करते हैं, लेकिन यहाँ भी जीवन परिचय कहे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन चारित्रिक विशेषताएं अगर बिल्कुल बारीक अंतर है, चारित्रिक विशेषताएं इसमें ठीक रहेगा। अब चौथा प्रश्न आपके सामने, किशनदा का बुढ़ापा सुख से क्यों नहीं बीता, संक्षेप में बताइए। किशनदा का बुढ़ापा था वो सुख से क्यों नहीं बीता। अच्छी नौकरी करते थे सरकारी, अपने शरीर का ख्याल रखते थे, सुबह घूमने जाते थे, लेकिन फिर भी उनका बुढ़ापा सुख से क्यों नहीं बीता, कारण बताना है। किशनदा ने आजीवन विवाह नहीं किया था, यानी वो जिंदगी भर कुंवारी रही थी, उन्होंने शादी नहीं की थी। वे सदैव समाज की सेवा में रहते थे। उन्हें साथियों ने दिल्ली की पोस्ट कॉलोनी में जमीन से लेकर मकान बनवाए, लेकिन उन्हें इस ओर ध्यान नहीं दिया। सेवानिवृत्त होने तक वे सरकारी क्वार्टर में रहे, बाद में कुछ समय के लिए किराए के क्वार्टर में भी रहे। अंततः वे अपने गांव लौट गए। वहीं कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। तो कहने का अभिप्राय है कि किशनदा पूरी जिंदगी समाज की सेवा में लगे रहे थे, और उन्हें दिल्ली की पोस्ट कॉलोनी में ज़मीन लेकर मकान बनवाए थे। दिल्ली की पोस्ट कॉलोनी में ज़मीन लेकर मकान बनवाए थे, लेकिन वो खुद पहले सरकारी क्वार्टर में रहते थे, बाद में वो किराए के क्वार्टर में रहने लगे। वहीं कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। अब भाई वो पूरी ज़िंदगी कवारे थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर वो सरकारी नौकरी करते थे तो सरकारी क्वार्टर में रहने लगे, फिर वो किराए पे रहने लगे। यह किसी को नहीं पता था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। अब उनकी शादी होती तो उनकी पत्नी, उसके बच्चे उसकी देखभाल करते थे। अब किसी को उसकी जिम्मेवारी नहीं थी, तो किसी को नहीं पता कि भी उनकी मृत्यु कैसे हुई। अनुमान लगाया जाता है कि गाँव में उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं रहा होगा। इसी कहानी के आधार पर कहा जा सके किशनदा एकांकी और बेघर रहते हुए भी सबकी सेवा करते रहे, परंतु उन्होंने अपने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। तो कहने का अभिप्राय, उसने शादी नहीं की तो उनके पैसे वो समाज सेवा में लगाते थे, अपने दोस्तों पर लगाते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। जिंदगी भर वो बेघर रहे, तो लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है कि वो गाँव में चले गए थे अंतिम समय में, और एकांकी जीवन में अकेलापन का जीवन बिता रहे थे, और कुछ ना कुछ हुआ होगा, या बीमारी हुई होगी, ऐसे अनुमान लगा रहे थे कुछ हुआ होगा। आगे आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसे बार बार वाक्य आए हैं, तो उसमें किसी अनुमान लगाया जा रहा है उनकी सेवा के लिए कोई नहीं हुआ होगा, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई होगी। उसने कभी भी अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा। तो ये देखें, उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया था। पहले वो क्या है उसमें सरकारी क्वार्टर में रहते थे, बाद में किराए पर रहने लगे, और क्या है जिंदगी भर उन्होंने दूसरों की सेवा की, अपने लिए कुछ नहीं सोचा उन्होंने, और लोगों की सेवा की।
फिर वो गाँव में रहने लगे और इस तरह से वो बेघर हो गए और अपने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। ऐसे आप पूरी तरह इसको पढ़कर अपना प्रश्न लिख सकते हैं। देखो भाई, ये नहीं कि आप बिल्कुल जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल आपको सेम ही लिखना है। आप अपने विचारों से अपनी भाषा में लिख सकते हैं, यानी अपनी लैंग्वेज में जो आपको लगे। अब ये नहीं कि आपने इसकी लैंग्वेज इतनी टफ है तो आपको भी टफ ही लिखनी, मुझे ऐसा नहीं। अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपको प्रश्न को समझकर अच्छी प्रकार से लिखना है। ठीक है। अब देखना, यशोधर किशनदा का बुढ़ापा सुख से क्यों नहीं बीता, ये आप समझ चुके भी, उनकी शादी नहीं हुई थी। इस तरह से जो भी लिखना है। अब देखिए 5वां प्रश्न आपके सामने है, यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था, सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब यशोधर बाबू के अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था, ये करना है। अब क्या है अपने, लेकिन आपको अपनी मर्जी से नहीं लिखना है। अपने सिल्वर वेडिंग, यहाँ आप अपनी भाषा लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर ही आपको उत्तर देना है। और आधार पर तब दे पाओगे जब आप इसको पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, सुनोगे। ठीक है। एक बार फिर बता देती हूँ, अगर आपको ये PDF प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, निःशुल्क मिलेगी PDF। इसके साथ ही व्हाट्सएप लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको निरंतर निःशुल्क क्लासें मिलती रहेंगी। अब देखो, यशोधर बाबू के बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था, पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो देखिए, यशोधर बाबू लोकतंत्री मूल्यों पर विश्वास करते थे। लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर सबकी अपने नियम समान हो, किसी से कोई भेदभाव न हो। ठीक है। उन्होंने अपने बच्चों को कोई बात थोपने का प्रयास नहीं किया था। कहना था कि बच्चे उनकी कहीं पत्थर की लकीर न माने। उन्होंने अपने बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार काम करने की आज़ादी थी। उनका मानना था कि आज के बच्चों को अधिक ज्ञान है, इसलिए लेकिन अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। कहने का अभिप्राय ये है कि उन्होंने अपने बच्चों को आज़ादी दी थी, जबरदस्ती कोई बात थोपने का प्रयास नहीं किया था। उनका कहना था कि बच्चे जो है हमें इस पत्थर की लकीर को, यानी जो माँ बाप ने खींच दी, उसको नहीं मानते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार काम करने की आज़ादी दी थी, भी अपना करियर अपनी इच्छा अनुसार बनाओ। उनका मानना था कि आजकल के बच्चों में अधिक ज्ञान है, लेकिन अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। कहने का अभिप्राय है कि आजकल के बच्चों में ज्ञान तो है, लेकिन अनुभव क्या है, उनके पास अनुभव नहीं है। अनुभव का मतलब ये है कि बुजुर्गों में अनुभव होता है, बच्चों में अधिक ज्ञान होता है, लेकिन उनके पास अनुभव नहीं होता है। तो देखें, उनकी केवल यही छोटी सी इच्छा थी कि बच्चे कुछ भी करने से पहले उनसे पूछ ले। भले ही यशोधर बाबू एक परंपरावादी पात्र कहें, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के हमेशा स्वतंत्र जीवन जीने दिया। कहें, देखो यहाँ हम पाठ में बार बार समझने की आवश्यकता है। बार बार आप में उसे परंपरावादी आधुनिकता में नहीं डल रहे थे, लेकिन आप बारीकी से समझे। उन्होंने अपने बच्चों को लोकतंत्र के मूल्यों पर विश्वास करते थे और अपने बच्चों को पूरी आज़ादी दी थी, भी अपने पसंद का कैरियर बनाओ, अपने इच्छा अनुसार जियो। उनको लग रहा था कि आज के बच्चों में अधिक ज्ञान है, लेकिन अनुभव नहीं है। तो उनकी सिर्फ एक ही शिकायत थी कि कुछ भी काम करने से पहले थोड़ी सी मेरे से राय ले ले। ठीक, वो इतना चाहते थे, बाकी उन्हें कुछ नहीं था भाई, मतलब कुछ अपनी मर्जी से करे, लेकिन एक बार उससे पूछ ले। लेकिन क्या है, जब वो बच्चे उसे नहीं चाहते थे कि कुछ आनाकानी करे, उनको पता था कि परंपरावादी है। देखो, अगर ध्यान दीजिए, अगर वो इतने परंपरावादी होते तो उनकी पढ़ाई लिखाई पहले ही छुटवा देते। भाई कोई डॉक्टर बन रहा है, अगर लड़की डॉक्टर MBBS करे, विदेशों में जाने की तैयारी करे, तो अगर वो इतने पुराने विचारों के होते तो पहले उन्हें पढ़ाते लिखाते। लेकिन वो परंपरावादी तो जरूर थे, लेकिन कैसे परंपरावादी थे, वो चाहते थे कुछ भी कार्य करने से पहले, यानी मेरे अनुभव, यानी बुजुर्गों में जो अनुभव होता है उसका फ़ायदा उठा ले, उनसे इजाज़त ले ले, बस वो इतना चाहते थे। देखो इसे पढ़ के देखें, लेकिन अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। उनकी केवल छोटी सी इच्छा थी कि बच्चे कुछ भी करने से पहले उनसे पूछ ले। भले ही हम यशोधर बाबू को परंपरावादी पात्र कहें, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा उसने स्वतंत्र जीने दिया। ठीक, समझ गए होंगे। ठीक है। अब 6वां प्रश्न देखेंगे आप। सिल्वर वेडिंग पार्ट में यशोधर बाबू का व्यवहार आपको उचित लगा, स्पष्ट उत्तर दीजिए। भाई आपको सिल्वर वेडिंग जो पार्टी हो रही है यशोधर बाबू, ये पूरा उसी पाठ पर है, इसी सिल्वर वेडिंग के आधार पर ही यशोधर बाबू का व्यवहार आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में बताना है। आपको भी अच्छा लगा, बुरा लगा, जो बताइए। ठीक है, लेकिन आपको बताना पाठ के आधार पर ही। ठीक है, पाठ पढ़कर पाठ में कैसा लगा आपको। ठीक है,
तो देखें एक बार पढ़ लेते हैं। सिल्वर वेडिंग पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार बड़ा ही विचित्र था। पार्टी में उनका व्यवहार कैसा था? बड़ा विचित्र था। उन्होंने इस पार्टी को इम्प्रॉपर कहा। बार बार में वो इंग्लिश शब्द बहुत बोलते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि उनका मानना था कि सब अंग्रेजों के चोंचले हैं। यही नहीं, उन्होंने पत्नी और तथा बेटी के प्रश्न कपड़ों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। अब क्या है, वो खुद इतनी इंग्लिश बोलते, पूरे पाठ में आपने पढ़ा होगा। तो क्या कहा कि ये जो सिल्वर वेडिंग जो पार्टी है ये अंग्रेजों के चोचले, हमारे यहाँ नहीं चलता है। इसके उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटे के कपड़ों का भी उपहास उड़ाया था, प्रश्न चिन्ह लगाया था। उन्होंने ये सोचकर केक नहीं खाया कि इसमें अंडा होता है। उन्होंने ये सोचकर केक नहीं खाया कि इसमें अंडा होता है। हालांकि वे मांसाहारी रह चुके थे और उन्होंने लड्डू भी इसलिए नहीं खाया क्योंकि उनमें शाम की पूजा नहीं की थी। भी उन्होंने केक इसलिए नहीं खाया कि उन्होंने कहा था कि इसमें अंडे होते हैं। वो पहले मांसाहारी रह चुके हैं, नहीं पहले वो मांस खाते थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने लड्डू इसलिए नहीं खाया क्योंकि उन्होंने पूजा नहीं की थी। वे शाम की पूजा में अधीर देख तो इसलिए बैठे रहे ताकि मेहमान वहाँ से चले जाए। शाम की पूजा में इसलिए बैठे रहे शाम तक कि मेहमान वहाँ से चले जाए। यशोधर बाबू की अधिकांश हरकतें अनुचित ही लगती हैं। यदि वो परिवार के साथ थोड़ा समझौता करके चलते तो शायद वे अधिक अच्छा होता। तो मतलब कि ये है भाई, मान लो उनकी हरकतें ये कहीं ना कहीं विचित्र है, बहुत अच्छी नहीं लगती हैं। अगर वो थोड़ा समझौता कर लेते, भाई अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए थोड़ा समझौता कर लेते तो और अधिक अच्छे लगते। तो उनकी सिल्वर वेडिंग पार्टी में उनका व्यवहार था जो अच्छा नहीं था। अब आगे देखिए, यशोधर बाबू की कहानी यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। भाई जो यशोधर बाबू की जो का व्यक्तित्व है उसमें किशनदा का क्या रोल है, यानी कि उसकी क्या भूमिका है। यानी दूसरे तरीके से भी आ सकता है, जैसे अथवा लगाकर यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र है। इस कथन से आप सहमत है? सहमत हो तो बताइए, नहीं सहमत हो तो बताइए। तो देखें, इस कहानी को पढ़ने से स्वतः स्पष्ट हो जाता कि यशोधर बाबू जीवन किशनदा से अत्यधिक प्रभावित रहा। भाई इस कहानी बार बार वो यशोधर बाबू ऐसा करते थे वैसा करते, उनसे प्रभावित थे। वे दिल्ली आकर किशनदा की छत्रछाया में रहने लगे थे। जब वो दिल्ली आए थे तो बेरोजगार थे, तब किशनदा ने ही उन्हें नौकरी दिलवाई थी। ये आपने अगले प्रश्न में पढ़ा था। और उनकी छत्रछाया में रहने लगे थे, इसलिए उनके आदर्शों का अनुकरण करते थे। वे ऑफिस के कर्मचारियों के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा किशनदा, मतलब कि वो बिल्कुल उनकी नकल करते थे। जैसे किशनदा अपने ऑफिस में अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी उनके साथ व्यवहार करते थे, वैसा ही क्या करते थे यशोधर बाबू करते थे। वे किशनदा के समान ही मंदिर जाते थे और घंटों भर बैठकर प्रवचन सुनते थे। किशनदा ने जीवन भर यदि मकान नहीं बनाया तो यशोधर बाबू ने भी डीडीए फ्लैट के पैसे जमा नहीं करवाए। कहने का पर वो हर वही कार्य करते थे जो किशनदा करते थे, पूरी तरह उनके जीवन से प्रभावित थे। वो मंदिर जाते थे तो वो भी मंदिर जाते थे, वो घंटों बैठकर प्रवचन सुनते थे किशनदा, तो यशोधर बाबू भी सुनते थे। पूरी जिंदगी किशनदा ने अपना खुद का घर नहीं बनाया था तो यशोधर बाबू भी नहीं बनाया, वो भी किराए के मकान में रहते थे। किशनदा सुबह सैर पर जाते तो वो भी जाते थे। किशनदा की इस वाक्य का हमेशा याद रखा कि मूर्ख घर बनाते हैं और बुद्धिमान इसे में रहते हैं। तो किशनदा क्या कहते थे कि मूर्ख घर बनाते हैं और बुद्धिमान उसमें रहते, तो उन्होंने यही बिल्कुल ये वाक्य रट लिया था। वो भी बार बार में यही बोलते थे। किशनदा के समान वे जन्यों पन्नू रामलीला आदि के धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते थे। भाई जन्यों पन्नू रामलीला के जो धार्मिक अनुष्ठान है तो उनमें भाग लेते थे। सही अर्थों में यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र कहे जा सकते हैं। यशोधर संध्या पूजा करते समय भगवान के स्थान पर किशनदा के दर्शन होते थे। यशोधर बाबू ने शुरू से ही बल्कि किशनदा को अपना गुरु माता पिता मार्गदर्शन मानकर जीवन भर उनके आदर्शों का अनुकरण करते थे। भाई यशोधर बाबू ने पूरी जिंदगी किशनदा को अपना गुरु भी उसे ही माना। वो अनाथ थे यशोधर बाबू, माता पिता भी उसे ही माना और जिंदगी भर उनके आदर्शों का पालन किया। उनके आदर्शों पर चलते रहे, उन्हीं का अनुकरण करते रहे। तो ठीक है, ये पाठ समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न किस प्रकार का, अब देखिए वैसे तो सारे प्रश्न मिलते जुलते एक दूसरे पर आश्रित हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि एक एक नंबर का सवाल है। तो प्रतियोगिता को आप इतने भी मतलब कि आसान ना समझे और इतना भी मुश्किल ना समझे कि आप आगे ही कुछ ना कर पाएँ। तो ध्यान से देखिए, 8वां प्रश्न आपके सामने है। सिल्वर वेडिंग कहानी के कथ्य पर प्रकाश डालिए। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी का एक उल्लेखनीय लंबी कहानी है। अब इसके हालांकि मैं उसको बताने वाली थी, लेकिन फिर मुझे पता था धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे आपको जानकारी होती जाएगी। अब सिल्वर वेडिंग पाठ किसने लिखा है? मनोहर श्याम जोशी ने लिखा। और ये क्या है, एक लंबी
कहानी है। क्या है ये कहानी है? इनका अपना वार्षिक अंदाजा। लेखक यहाँ ये कहना चाहता है कि आधुनिकता की ओर अग्रसर होता समाज नवीन उपलब्धियों को समेट लेना चाहता है, परंतु हमारे मानवीय मूल्य नष्ट होते जा रहे। कहने का अभिप्राय ये है कि जो आधुनिकता की ओर जो समाज बढ़ रहा है ना, वो नए नए उपलब्धियों को समेट लेना चाहता है। यानी जो मॉडर्न जो दिख रहे हैं ना, वो नए नए उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं, उसमें समेट रहे हैं, परंतु मानवीय मूल्य, लेकिन जो मानवीय मूल्य किसी के दुख सुख में काम आना, वो भूलते जा रहे हैं जो नई पीढ़ी है। तो देखें, यशोधर बाबू के जीवन में जो कुछ हुआ होगा, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यों से अधिक महत्व दिया। भाई ये जो कुछ हुआ होगा तो ये किसंदा के लिए करते हैं, जो उनकी मृत्यु पर कहा कि क्या हुआ था, उनको जो कुछ हुआ होगा। पहले तो ये था स्थितिवाद को से दूसरे अनिर्णय की स्थिति है। भाई पहले तो जो हुआ होगा, समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कि अनुचित, मतलब कि ये बात गलत है। अनुचित है मतलब ये बात गलत है। यहाँ लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि आधुनिकता के कारण जो बदलाव रहा, वह बड़े बुजुर्गों को लोग स्वीकारने में द्वंद्वग्रस्त दिखाई देते। भाई देखो ठीक है, आधुनिकता आ रही है, नवीन कपड़े पहनना, नए नए रोजगार आ रहे हैं, तो लेकिन जो बुजुर्ग है वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते और बात बात पे विरोध करते। और जब बच्चों का विरोध करते हैं तो वो उनकी उपेक्षा करते हैं, मतलब इनको इग्नोर करने लगते। हालांकि आप इग्नोर तो नहीं लिख पाओगे, तो उपेक्षा अच्छा शब्द रहेगा। तो बच्चे क्या है, उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। लगभग यही स्थिति यशोधर बाबू की है, जो अपने बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं। इसे समप्रॉपर भी कहते हैं। मतलब ये बात तो है कि जब उनके बच्चे अच्छी अच्छी उपलब्धि हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां लगते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन उनका जो और बाकी जो रहना सहना है, कपड़े पहनना है, वो पार्टी वगैरह, वो उनको खलता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसमें अपने उन बच्चों के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन यशोधर बाबू जैसे बुजुर्गों लोगों के साथ द्वंद्व के रेखांकित करना, मतलब लेखक ने कहा है कि यशोधर बाबू जैसे बुजुर्ग है, उनके मन में एक द्वंद्व रहता है। मतलब एक द्वंद्व मतलब एक लड़ाई से अंदर छिड़ी रहती है कि वो अपने परिवार में ही बेगाने से लगते हैं, यानी अपने परिवार में दूसरों की तरह रहने लगते हैं। उनका मन नहीं लगता, बच्चों से के साथ सामंजस्य नहीं बढ़ा पाते। तो लेखक का कहना है, आगे आप पाठ में पढ़ेंगे, कि जो बुजुर्गों को चाहिए कि वो नए बच्चों के साथ सामंजस्य कराकर, जो नई पीढ़ी है उनके साथ, नए बच्चे तो नहीं लिखेंगे आप, लेकिन जो आधुनिक जो युवा है उनके साथ अपने थोड़ा सा नवीन मूल्य अपनाकर, थोड़े से पुराने सामंजस्य बैठाकर चलेंगे तो उनकी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, यानी ज़िंदगी अच्छी बेहतर बीतेगी। तो ये 8 प्रश्न हमारे यहाँ पूरे होते हैं और बाकी हम कल करेंगे। अगर आप चाहते हो कि प्रश्न कम है और भी बड़ी क्लास चाहते हैं, यानी लंबी वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो कैसी लगी जरूर लिखें। अगर आप पहली बार चैनल पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। और ये आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी आपको, ठीक है, संपूर्ण जानकारी नहीं। और जिसने एक वीडियो मैंने और डाली कि आपको पेपर कैसा करना है, किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है पेपर करते हुए, वो सब बातें मैंने वीडियो बना रखी है। वो वीडियो आप अवश्य देखें, काफ़ी आपको जानकारी उस वीडियो से प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।